औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करते ज्यूफ्री चौसर के बारे में। याद रखिएगा, इससे पहले हमने बात कर चुके हैं जॉन गावर और विलियम लैंगलैंड के बारे में, जो कि 14वीं सेंचुरी के राइटर्स हैं, मतलब इंग्लो नॉर्मन पीरियड के राइटर है या मिडल इंग्लिश पीरियड के राइटर है। आज चौसर के बारे में हम बात करते हैं। चौसर हमारे पास 1340 में तकरीबन, ये तो कंफर्म डेट नहीं है, अक्सर लिटरेचर में हम डेट जो है वो पक्के नहीं लिखते, लेकिन 1340 वो पैदा हुआ और 1400 तक वो फिर उसमें उसका डेथ हो गया। याद रखिएगा, ज्यूफ्री चौसर को उसको द फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री समझा जाता है कि ही इज़ द रियल फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। याद रखिएगा, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो उसने जो पोइट्री लिखी है तो वो उसकी मतलब एक अलग सी टेस्ट थी। इससे पहले जितने भी राइटर्स थे और जितने भी राइटर्स ने काम की, तो इसकी पोइट्री वगैरह कुछ ख़ास लोग थे जिनको वो समझ आता था, उसको वो रीड आउट करते थे। जबकि उसका पोइट्री जो है उसी टाइम से लेके आज तक उसको हम पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। याद रखिएगा, ज्यूफ्री चौसर को बहुत बड़े राइटर ने, जिस तरह हमारे पास स्पेंसर और मिल्टन ने, इसके बाद में जो राइटर है, उसने कलेक्टिवली उसको प्रेस की है, क्योंकि उसने जो सबसे नुमाया काम की है, उसने जो सबसे बड़ा काम की है, वो हमारे पास है कैंटरबरी टेल्स। अब कैंटरबरी टेल्स हमारे पास क्या होते हैं? याद रखिएगा, वो एक सीरीज़ ऑफ स्टोरीज़ है और उसने बहुत सारे कैरेक्टर, हर एक स्टोरी के अंदर उसने हर एक अलग अलग कैरेक्टर को बयान की है, और वो कैरेक्टर जो है वो एक्चुअल पिक्चर है इंग्लिश सोसाइटी का। इसके साथ एक और बात मुझे याद आता है कि उसने एक अलग सी वो पोइट्री शुरू की है, का आगाज़ किए हैं ज्यूफ्री चौसर ने। उसने मुकम्मल तौर पे इंग्लिश ट्रेडिशन, इंग्लिश पोइट्री से उसने बाइकाट की है। ठीक है, इसके बारे में मैं चंद एमसीक्यूज़ को वो पॉइंट आउट कर चुका हूँ कि ये जो है, ही वॉज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, रियल फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री वो था। ठीक है, और उसने कैंटरबरी टेल्स, जो कि उसका बहुत फेमस वर्क है, ये आपका एमसीक्यूज़ भी हो सकता है। एक और भी याद रखिएगा, ये कैंटरबरी टेल्स जो है इसका इनकम्प्लीट वर्क भी है। अक्सर एसएस के टेस्ट में या लेक्चर के पेपर में अक्सर ये आता है कि द इनकम्प्लीट वर्क ऑफ ज्यूफ्री चौसर इज़ अ कैंटरबरी टेल्स। फिर जो है कैंटरबरी टेल में क्या होता है, यहाँ पर पिलग्रिम्स हमारे पास होते हैं और वो ऑन द वे टू श्राइन थे। और श्राइन जो है थॉमस बैकट के श्राइन के रास्ते पे होते, थॉमस बैकट श्राइन जा रहे थे और वो हमारे पास 29 पिलग्रिम्स थे। कितने? 29। और वो ख़ुद जब होके तो टोटल 30 बन जाते हैं। बाज़ लोग का कहते हैं कि 30 पिलग्रिम्स थे हमारे पास, हाँ थे चौसर के, हाँ, जबकि चौसर से के अलावा वो हमारे पास 29 थे और तकरीबन उसने 24 डिस्कस की, जबकि 5 रह गए हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एन इनकम्प्लीट वर्क। याद रखिएगा, इस कैंटरबरी टेल्स के अंदर उसने क्या की है, उसने इनरिच की है इंग्लिश लैंग्वेज को। एक और बात आपको मैं बताता चलूँ कि ज्यूफ्री चौसर को ना सिर्फ द पायनियर ऑफ इंग्लिश पोइट्री समझा जाता है, बल्कि इसको आल्सो द पायनियर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है, कि इसको इंग्लिश एक डायलेक्ट मिला और इसने उसको एक ज़ुबान में चेंज की और उसने एक ज़ुबान हमें छोड़ा। तो ही इज़ नॉट ओनली द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, बट ही इज़ आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यस, ओके, आगे बढ़ते हैं। चौसर ने उसने इनरिच की है इसके अंदर क्या इंग्लिश लैंग्वेज को उसने इनरिच की है। और एक और बात बताऊं मैं, यानी उसने जो कैरेक्टर इसके अंदर, हर एक 24 स्टोरीज़ के अंदर उसने जिस तरह वो कैरेक्टर, तो हर एक कैरेक्टर का एक अलग किरदार होता था, एक अलग किरदार, जिस तरह हमारे सोसाइटी में। और मैं सबसे अजीब बात बताऊं, वो कैरेक्टर जो उसने उसी टाइम पे समवेयर इन 14वीं सेंचुरी डिस्कस की है, अल्हम्दुलिल्लाह आजकल वो सारे चीज़ें जो है, वो डॉक्टर वगैरह, वो बिल्कुल उसी तरह हमें वो नज़र आते और देखने को मिल जाते हैं। चौसर का जो हमारे पास, चौसर का जो वर्क है वो हमारे पास 3 पीरियड्स में वो हैं, मतलब 3 पीरियड्स में उसने अपना वर्क को मतलब डिस्ट्रीब्यूट की है, तकसीम की है। उसका जो फर्स्ट वर्क था ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड, उसने क्या की है, उसने
उसने फ्रेंच मॉडल को इमिटेट की है। फ्रेंच मॉडल, अब फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी के जो हमारे पास मॉडल्स थे, काम्स थे, पोएम्स थे, उसने उसको इमिटेट की है, इससे नकल उतारी है। देखिए हमारे पास एक मिसाल मौजूद है, जिस तरह फ्रेंच के एक पोएम है, ली रोमन डी ला रोज़ एक पोएम का नाम है, जिसने उससे वो बनाया किया चीज़, उसने उसको इमिटेट की, और उसने जिस इस पोएम से जो इमिटेशन की है और जिससे उसने एक दूसरा पोएम बनाया, उसका नाम था रोमाउंट ऑफ रोज़, उसने उसको बनाया। यानी ये एक एग्ज़ाम्पल है कि किस तरह उसने फ्रेंच इमिटेशन की है, फ्रेंच मॉडल का इमिटेशन की है। तो ली रोमन डी ला रोज़ जो है उसने इससे बनाया अपना एक पोएम इमिटेशन करते हुए, उसका क्या था, रोमाउंट ऑफ द रोज़, ठीक है। उसका ड्यूरिंग उसी टाइम पे उसने क्या की है, उसने बुक ऑफ डिचेस भी लिखी है। और याद रखिएगा बुक ऑफ डिचेस हमारे पास क्या है, ये एक एलिजी है। एलिजी हमारे पास कोई गम और दर्द की कोई वो कहानी वगैरह इसमें जो सुनाई गई है, मतलब किसी के डेथ के बारे में, गम के बारे में हो। और मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊं, बाज़ राइटर का कहना है, बाज़ क्रिटिक्स का कहना है कि जब उसने फ्रेंच इमिटेशंस को ट्रांसलेट करना, मतलब फ्रेंच राइटर्स को इमिटेट करना शुरू की है ना, तो इट वाज एन एम्ब्रियो, यानी उसकी पोइट्री करने की ये एक आगाज़ थी, जो कि बाद में वो निकल आई। उसी दौरान पे उसने एक और भी पोएम लिखी थी, और इस पोएम का नाम था कंप्लेंट ऑन टू पिटी, जो कि ये एक छोटा सा पोएम है, और ये एक सीरीज़ ऑफ स्टेंजे के शक्ल में है, और इसका टोन जो है वो रिलीजियस है, और जो है वो क्या हुआ है, वो एक मतलब वो इसका जिस सीरीज़ में उसने उसको बयान की है, तो वो अल्फ़ाबेटिकली, मतलब अल्फ़ाबेट से शुरू होता है। हर एक स्टेंजा जो है वो एक अल्फ़ाबेट से, मिसाल के तौर पर पहला नंबर स्टेंजा ए से शुरू होता है, दूसरा नंबर स्टेंजा बी से शुरू होता है, तीसरा सी से शुरू होता है। इस तरह ए बी सी टोन मतलब फॉर्म में है, और इसका टोन जो है वो हमारे पास रिलीजियस है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसका सेकंड पीरियड जो था इसके बारे में। अच्छा, तो इससे पहले हमने जोफ्री चौसर के फर्स्ट पीरियड की हमने बात की। अब सेकंड पीरियड के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले ये आप याद रखिएगा, ये वो 1373 से शुरू होती है और 1383 तक वो चलती है, और वहाँ तक 83 में वो ख़त्म होती है। सेकंड पीरियड के अंदर उसके लिटरेचर के ऊपर इटालियन इन्फ्लुएंस थे। जो इटालियन लिटरेचर है उनका इन्फ्लुएंस था इटालियन लिटरेचर का, और ख़ास तौर पे जो डेंटेस डिवाइन कॉमेडी थी, जो डेंटेस जो था उसने वो डिवाइन कॉमेडीज़ लिखती थी। डिवाइन कॉमेडीज़ दोस्तों लॉन्ग पोएम्स होते थे, जो कि हेल और ह्यूमन के बारे में हमें मालूमात देते थे, और साथ में बोकाशियो का पोएम्स वगैरह वो पढ़ते थे। तो इसको पढ़ते हुए उनके ऊपर वो इन्फ्लुएंस आ गई, उनके लिटरेचर के ऊपर, मतलब इटालियन इन्फ्लुएंस आ गई। ये दोनों डेंटे एंड बोकाशियो जो है दोनों इटालियन राइटर है। उसने एक लिटरेरी काम लिखी है, एक पोएम उसने लिखी है, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स जो है, ये एक डायलॉग है बिटवीन बर्ड्स, परिंदे जो है इकट्ठे हुए हैं, और डायलॉग है, एक सेटेरिकल उसने एक सटायर लिखी है, जो कि इसका नाम क्या है, एक पोएम है पार्लियामेंट। उसने एक दूसरा पोएम जो लिखी है वो ट्रोयलस एंड द क्रिसाइड जो है, ये एक स्टोरी है अबाउट जॉर्डन, प्रिंस जॉर्डन एक बादशाह है, उनकी एक कहानी इस पोएम के अंदर बयान की जाती है। थर्ड उसने जो पोएम लिखी है वो है द स्टोरी ऑफ ग्रेसेलिडा। ये भी एक जो है एक पोएम है, जो कि एक औरतों के एक दर्दनाक तस्वर हमें नज़र आते हैं इस पोएम के अंदर। मतलब वो औरतों के जो पेटफुल लाइफ होते, जो दर्दनाक, जो गमज़दा लाइफ होते, इसके बारे में वजाहत है। और उसने जो लास्ट पोएम लिखी है वो है द हाउस ऑफ फेम, और वो जो है ये उसका एक मास्टरपीस है, और ये एक कॉमिक फैंटेसी है। ठीक है, आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये आपका ज़बरदस्त एमसीक्यूज़ हो सकता है कि व्हाट इज़ दिस इन लिटरेचर, और ये किस, द हाउस ऑफ फेम जो है ये कॉमिक फैंटेसी है। ठीक है, और ये क्या है, ये मास्टरपीस है जो सेकंड पीरियड है जोफ्री चौसर का उसका। अब अगर हम थर्ड पीरियड का बात करें तो याद रखिएगा थर्ड पीरियड हमारे पास 1384 से शुरू होते हैं और 1390 तक चलती है,
और इस पीरियड के अंदर ये शफाफ जो है इंग्लिश पीरियड इसको हम कहते हैं, क्योंकि उसके पोइट्री से वो कोई इन्फ्लुएंस वगैरह जो फ्रेंच इनके ऊपर इन्फ्लुएंस थी या इटालियन वो सब ख़त्म हुई, और इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल इंग्लिश पीरियड इसको कहा जाता है। उसने एक पोएम लिखे हैं इसके अंदर जो कि लेजेंड ऑफ अ गुड वमेन, और इस पोएम के अंदर जो है लेजेंड ऑफ गुड वमेन जो है इस पोएम के अंदर उसने फॉर द फर्स्ट टाइम हीरोइक कपलेट यूज़ की। ये आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि हीरोइक कपलेट जो है ये किसने यूज़ की, शेक्सपियर ने, सॉरी जेफरी चासर ने कौन से पोएम के अंदर यूज़ की, तो उसने लेजेंड ऑफ गुड वमेन में यूज़ की फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। और उसने जो मैन वर्क की है द कैंटरबरी टेल्स जो है वो भी उसने थर्ड पीरियड के अंदर लिखी है, ठीक है। और याद रखिएगा ये बड़ा पोएटिक अचीवमेंट इस पोएम के अंदर के ऊपर इसको मिला, और याद रखिएगा ये ऐसा ज़बरदस्त पोएम है कि वो जब हम इसको पढ़ रहे हैं ना, तो जिस तरह वो हमें लंदन के अंदर वो हमें घुमा देता है। याद रखिएगा ये वाला वही पोएम है जो इसका इनकम्प्लीट वर्क भी है। ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि जेफरी चासर का इनकम्प्लीट वर्क क्या है, तो अपने जहन में द कैंटरबरी टेल्स जो है ये इनकम्प्लीट वर्क है, और इसमें टोटल 29 पिलग्रम्स हैं, और जो थॉमस बैकेट श्राइन वो जाते हैं, और 29, और इसमें 24 हर एक पिलग्रम का अलग अलग कहानी है, और वो जाते हुए कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते हैं। तो इस पोएम के अंदर जो है लॉन्ग पोएम है, जेफरी चासर ने सिर्फ 24 स्टोरीज़ बयान की है, जबकि बाकी 5 रहते हैं, और दैट इज़ वाई इसको कहते हैं कि ये इसका इनकम्प्लीट वर्क है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया उसका जेफरी चासर के बारे में। अब हम इसमें के अंदर थोड़ा एमसीक्यूज़ बनाते हैं। ये भी आपका एमसीक्यूज़ हो सकता है कि सेकंड पीरियड, सबसे पहले कि चासर कितने पीरियड्स में उसने काम किया, उसका वर्क हम कितने पीरियड में डिवाइड करते हैं, तो 3 में। पहले पीरियड में उसके ऊपर फ्रेंच इन्फ्लुएंस था, फ्रेंच मॉडल उसने ट्रांसलेट की। सेकंड पीरियड जो है उसने उसके ऊपर इटालियन इन्फ्लुएंस थी। ख़ास तौर पे उसने किसके पोएम पढ़े, तो डेंटेस एंड बोकेशो के पोएम्स उसने पढ़े। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स जो है जेफरी चासर ने कौन से पीरियड में लिखी है, तो सेकंड पीरियड में उसने लिखी है। ट्रोयलस एंड द क्रिसाइड जो है ये एक स्टोरी है अबाउट डैश, तो अबाउट जॉर्डन किंग हो, या शेक्सपियर ने जो जॉर्डन किंग के बारे में जो पोएम लिखी है तो वो क्या है, तो इस पोएम का नाम है, ठीक है, वो द स्टोरी ऑफ ग्रेसेलिडा जो है ये किस तरह की पोएम है, तो ये वमेनहुड के बारे में पोएम है, और मतलब औरतों की जो दर्दनाक रहने का जो दर्दनाक ये पेटफुल पिक्चर है वो हमें नज़र आता है या ज़ाहिर करते हैं इस पोएम के अंदर। और नेक्स्ट जो है 5 नंबर एमसीक्यूज़ जो है वो द हाउस ऑफ फेम जो है ये एक एग्जांपल है डैश फैंटेसी का, तो कॉमिक फैंटेसी का, और ये सेकंड पीरियड का एक मास्टरपीस भी है। थर्ड में हमारे पास आता है थर्ड पीरियड जो है इसको हम इंग्लिश पीरियड कहते हैं चासर का, और द लेजेंड ऑफ गुड वमेन जो है उसने कौन से पीरियड के ऊपर के अंदर लिखी है, उसने थर्ड पीरियड के अंदर लिखी है। कौन सा ऐसा पोएम है जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम उसने हीरोइक कपलेट यूज़ की, सो वो लेजेंड ऑफ गुड वमेन है, ठीक है। कैंटरबरी टेल जो है उसका एक लॉन्गेस्ट पोएम है, और इसका एक बड़ा वो उसको बहुत ज़्यादा पोएटिक अचीवमेंट इसके ऊपर मिली है। अच्छा, इसमें टोटल कितने पिलग्रम्स थे, तो 29 थे। किसके श्राइन जाते थे, थॉमस बैकेट के श्राइन जाते थे, और कितने उसने बयान की हैं, तो 24 उसने एक्सप्लेन की हैं। और एक और एमसीक्यूज़ जो है वो इसके अंदर आता है कि चासर इनकम्प्लीट वर्क हो, तो चासर का जो इनकम्प्लीट वर्क है वो हमारे पास द कैंटरबरी टेल्स है। आप याद रखिएगा अक्सर एसएस और जो लेक्चरशिप का टेस्ट वगैरह होते हैं इसमें एक इनकम्प्लीट वर्क का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो ये आज का हो गया हमारा लेक्चर। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अब मैं कमेंट्स ऑन कर चुका हूँ। अगर इससे पहले वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को इंग्लिश विद मोहम्मद हिलाल पे विज़िट करें। आपको सारे वीडियोस जो है वो पूरा वो आपको लेक्चर में 1 2 3 मतलब सीरियल वाइज में एक्सप्लोर कर चुका हूँ, तो आप वहाँ विज़िट करें और पूरा मेरे साथ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्रिटिकल हिस्ट्री जो है जो कि बी आर मलिक ने
करने लगी है वो मेरे साथ शुरू करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों का कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में। अगर कोई सवाल ना भी हो तो मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसी लगी। वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।